सीरिया जो मुल्क है ये अपने आप में जहाँ पर है वहाँ पे ही मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। इसकी जो सीरिया की जो बॉर्डर है, जो सरहद है, एक तरफ टर्की को टच करता है, इराक है, इज़राइल है जिससे लगातार दुश्मनी है सीरिया की, लिबनान है। तो ये सारे जो हैं टर्की, इराक, जॉर्डन, इज़राइल और लिबनान, इनसे सीमा इसकी टच करती है। करीब 19 करोड़ की आबादी है सीरिया की, और इस 19 करोड़ की आबादी में वहाँ पे मुस्लिम जो हैं वो ज़्यादा, उनकी आबादी है करीब 74%, और नहीं 74 से भी ज़्यादा है। पूरी आबादी के 74% वहाँ पे जो है वो सुन्नी है और 13-14% शिया है। तो ये बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सीरिया के इस पूरे क्राइसिस को समझने के लिए फिर इसको समझना भी ज़रूरी है। तो जो सीरिया है वो कायदे से सुन्नी बहुल एक मुल्क है, 73-74% के आसपास वहाँ पे सुन्नी है और 13-14% शिया है। लेकिन पिछले करीब 38 साल से 38 ईयर्स जो वहाँ पे हुकूमत है वो शियाओं की है। जो अभी जो वहाँ के प्रेसिडेंट वो भी शिया, उनके फादर भी शिया। तो एक तो ये, लेकिन इसको लेके कभी कुछ इस तरह का झगड़ा लड़ाई हुई नहीं। ये पिछले 6-7 साल में सब कुछ सामने आया। तो सीरिया का इतिहास ये रहा कि करीब शुरुआत में काफ़ी उथल पुथल यहाँ पे थी। 1970 में 1970 में हाफिज अल असद ये वहाँ पे अपने आप को प्रेसिडेंट डिक्लेयर करते हैं और उसी हिसाब से ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। उससे पहले वहाँ पे दूसरी सरकार थी जिसका तख्ता पलट होता है। तख्ता पलट के बाद 1970 में हाफिज अल असद आते हैं और वो सीरिया में एक सरकार बनाते हैं, और उस सरकार के बनाने के बाद सीरिया की एक कॉन्स्टिट्यूशन बनती है और उसमें बाकायदा ये लिखा जाता है कि यहाँ पे जो है वो इमरजेंसी रहेगी। और उसकी जो वजह बताई गई, रीज़न वो ये था कि चूँकि इज़राइल से लगातार हालात बॉर्डर पे तनावपूर्ण रहता है और इज़राइल के साथ रिश्ते ठीक नहीं है, उधर फ़लस्तीन का मसला था। तो इन सारी चीज़ों के लेके जो कॉन्स्टिट्यूशन में है वो कि यहाँ पे इमरजेंसी रहेगी। जो सिविल राइट्स हैं वो काफ़ी कम, जाहिर सी बात है डेमोक्रेसी थी नहीं, एक तरह की डिक्टेटरशिप। और इसके बाद 1970 में हाफिज अल असद वहाँ के प्रेसिडेंट अपने आप को डिक्लेयर करते हैं और 30 साल तक वो हुकूमत करते हैं। 2000 में उनकी मौत जब होती है तब उनके जो बेटे हैं बशर अल असद वो वहाँ की फिर सत्ता संभालते हैं, और पिछले 18 साल से अब बशर अल असद हैं। तो 30 साल फादर ने हुकूमत की और अब पिछले लास्ट 18 साल से उनके बेटे जो हैं बशर अल असद, तो 38 साल से इन बाप बेटों की ही सीरिया पे हुकूमत रही। अब बशर अल असद के आने के बाद भी वही सारे कॉन्स्टिट्यूशन, वही सारी चीज़ें रही, और धीरे धीरे सीरिया जो पिछड़ता भी गया। तेल और बाकी चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट था, लेकिन उसमें भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई जिससे माली हालत ख़राब रही। इसी दौरान एक और कुदरती कहर हुआ कि सीरिया में 2006 से लेकर 2011 के बीच भयानक सूखा पड़ा, और इस सूखे की वजह से वहाँ खेती बाड़ी तमाम चीज़ें जो है वो हो नहीं पाई, और इससे भी भूखमरी, बेरोज़गारी ये और बढ़ी। तो एक तरफ सीरिया में तानाशाही, दूसरी तरफ 2006 से 2011 तक भूखमरी और सारी चीज़ें, सूखा पड़ गया। और इसी बीच में अब तीसरी चीज़ होती है कि अरब क्रांति शुरू हो जाता है। जो कई जो मुल्क हैं अरब के, वहाँ पर तख्ता पलट को लेकर, डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़ तानाशाही को लेकर, जिसमें ट्यूनीशिया, इजिप्ट, लीबिया, यमन, ये जो सारे मिडिल ईस्ट के थे यहाँ पर सारी, तो वहाँ पे लोग डेमोक्रेसी को लेकर मांग करके और इन सबको जो तानाशाह थे हटाने की डिमांड करने लगते हैं, मांग करने लगते हैं। लीबिया में तख्ता पलट भी हो जाता है। तो ये सारी खबरें अब सीरिया तक पहुँच रही थी, और सीरिया के टीवी पे, इंटरनेट पे लोग सारे न्यूज़ देख रहे थे इस मिडिल ईस्ट के तख्ता पलट में। अब चूँकि सीरिया भी एक अरब उसका पार्ट रहा है और बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, तो इन चीज़ों को लेके अब जो अरब क्रांति के नाम पे जो कुछ हो रहा था, तख्ता पलट, सीरिया में भी सुगबुगाहट शुरू होती है। अब जब सुगबुगाहट शुरू होती है, टीवी पे लोग खबरें देखते हैं, तब तक सीरिया में ऐसा कुछ नहीं था। 2011 आ चुका है, 2011 फरवरी का महीना था,
सीरिया के साउथ में एक छोटा सा इलाका है, शहर है, मतलब बाकी जो उसके जितने बड़े शहर हैं उसके मुकाबले देरहा बल्कि उसको कहते हैं, आखिर में एक ये नहीं है, लेकिन वहाँ पर अरबी में जब कहते हैं तो देरहा, तो एक छोटा सा ये इलाका है देरहा। यहाँ के एक स्कूल में फरवरी 2011 में 7वीं क्लास में पढ़ने वाले 4 बच्चे थे, और ये चारों टीवी पे ये सारे न्यूज़ देख रहे थे। ट्यूनीशिया और लीबिया, यहाँ पे तख्ता पलट, लोगों की भीड़, सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, डेमोक्रेसी की मांग। तो ये टीवी पे इन्होंने न्यूज़ देखा। उसके बाद ये फरवरी 2011 में एक दिन स्कूल पहुँचते हैं, और स्कूल पहुँचने के बाद ये जो 4 लड़के थे, इनमें जो सबसे सीनियर था, जो एक तरह से इनका कहूँ कि उन चारों दोस्तों में जो लीडर था, मुआविया सियास ने, इस 14 साल की उम्र थी इस लड़के की, 7वीं क्लास में पढ़ता था, मुआविया इसका नाम था। ये स्कूल की दीवार पे पेंट लेकर साथ में आया था, और उस पेंट से एक लाइन लिख देता है स्कूल की दीवार पे। अरबी में लिखी गई थी ये लाइन, जिसका इंग्लिश में जो मतलब था वो ये था कि योर टर्न नेक्स्ट डॉक्टर असद, अगली बारी आपकी डॉक्टर असद। अब असद मतलब बशर अल असद, जो वहाँ के प्रेसिडेंट। ये लाइन लिख दिया। जब ये लाइन लिखी तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे ये खबर धीरे धीरे बाहर निकली तो सीरियन जो वहाँ पे पुलिस और बाकी थे उन तक ये बात गई। वो स्कूल आए, दीवार पे उन्होंने देखा, दीवार पे फिर उन्होंने उसको मिटाया, फिर पता किया कौन लोग थे, तो पता चला कि ये एक इसमें मुआविया था, इसके 3 दोस्त थे, और भी 10 सस्पेक्ट के तौर पे उन्होंने करीब 4 बच्चों को और 10 बड़ों को गिरफ्तार कर लिया। नहीं, पूछताछ की, उसके बाद उस दिन उन्होंने छोड़ दिया। अगले दिन सुबह करीब 4 बजे मुआविया के घर पे दरवाज़ा नॉक होता है, और इराकी आर्म्ड फोर्स के लोग पहुंचते हैं, और वो इसके बारे में पूछते हैं। मुआविया को घर से उठाते हैं, इसके बाद इसके 3 दोस्तों को उठाते हैं, 10 और लोगों को उठाते हैं, और उठाकर एक जो भी उनका जेल या वो एक जगह थी ऑफिस, वहाँ ले जाते हैं। अभी तक सीरिया में कोई भी विद्रोह, कोई कुछ ऐसा कुछ शुरू ही नहीं हुआ था। यहाँ से बुनियाद पड़ती है। जब इन 4 बच्चों को ले जाते हैं, इसके बाद माँ बाप को चूँकि मालूम था, माँ बाप दिन भर भटकते हैं, जाकर पूछते हैं, कभी कहा जाता वहाँ ले गए, कभी वहाँ ले गए, और चूँकि चारों बच्चे छोटे थे और 13 साल की उम्र थी इनकी, और ये बात अगले दिन फिर फैल गई कि इन 4 बच्चों ने दीवार पे लिखा था कि योर टर्न नेक्स्ट मिस्टर डॉक्टर असद, अगली बारी आपकी। तो अब इसको अरब क्रांति से जोड़ के लोग देखने लगे। माँ बाप परेशान, पड़ोसी फिर पहुँचे वहाँ पे, इराकी आर्म फोर्स के दफ्तर, और तमाम चक्कर काटने लगे। 1-2-3 दिन निकल गया, चारों बच्चों को लौटाया नहीं गया। इसके बाद ये लोग और अपने, इन्होंने जो भी एक होता है, जो जानकार हैं, किसी से सिफारिश लेकर सब लोग पहुंचते हैं धीरे धीरे महल्ले में। और ये छोटा सा डेरा जो है वो इलाका था, तो वहाँ पे सारे लोगों को धीरे धीरे पता चलता है, लेकिन तब भी शांत था। फिर किसी तरह माँ बाप उस जगह पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे इन बच्चों को रखा गया था। जब कोई एक हमदर्द था जिसने बता दिया। जाने के बाद ये ईरानी जो सीरियाई के फोर्स के लोग थे, उनके अफसर से बात करते हैं, तो वो उनसे कहते हैं कि पहली बार कि आप अपने बच्चों को भूल जाओ, आप वापस जाओ और बच्चे पैदा करो, इन सबको भूल जाओ। ये बात बाहर आती है, जब घर वाले जब बाकी लोगों को बताते हैं, फिर लोगों में गुस्सा होता है। इसके बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाता है। धीरे धीरे बात अब डेरा के में चारों तरफ फैल चुकी थी, और फिर जो स्टूडेंट्स, बाकी लोग, पेरेंट्स मिलके अब वो विरोध प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। अब जब विरोध प्रदर्शन शुरू करते हैं तो सीरिया के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, हालांकि ये था कि आप शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन सरकार के खिलाफ वो भी नहीं कर सकते। ये उनके कॉन्स्टिट्यूशन में था, क्योंकि इमरजेंसी टाइप की चीज़ें थी। तो ये लोग शांतिपूर्ण तरीके से करते रहते हैं, और उन बच्चों को तब तक रिहा नहीं किया जाता है। वक्त बीतता जाता है। ये फरवरी का किस्सा था। करीब 45 दिन बीतते हैं। 45 दिन के बाद मार्च 2011 में जब लोगों का देखा जाता है कि गुस्सा बढ़ता जा रहा है,
तो फिर असद सरकार मजबूरी में इन चारों बच्चों को छोड़ देती है और कहानी यहीं से पलट जाती है। जैसे ही ये बच्चे, जिसमें मुआविया, सियासने और उसके 3 दोस्त थे, बाहर आते हैं, तो जब उनकी हालत देखते हैं माँ बाप और लोग, तो वो उनका दिल दहल उठता है। उनको बुरी तरह से टॉर्चर किया गया था। फिर वो कहानी सुनाते हैं कि उनको बाथरूम में पूरा गीला पानी शावर चला देते थे और इलेक्ट्रिक के शॉक देते थे, खंबे से दोनों हाथ से टांग देते थे, ज़मीन से पैर ऊपर रहता था और 24-24 घंटे छोड़ देते थे, पूरे जिस्म में इलेक्ट्रिक शॉक देते थे, मारते थे, पीटते थे, भूखे रखते थे। जब वो 45 दिन के बाद छूट कर आए तो उनका पूरा चेहरा जिस्म टॉर्चर की वो गवाही दे रहा था। तो जब बच्चों की हालत देखते हैं तो लोगों को बहुत गुस्सा आता है। फ्राइडे का दिन था जिस दिन ये लोग छूटे। उस फ्राइडे के दिन जुमा की एक नमाज होती है दोपहर को, जिसमें लोग जमात के साथ जुड़ते हैं बड़ी तादाद में। तो उस फ्राइडे की नमाज के प्रेयर के बाद लोगों का इसका गुस्सा आया और उन्होंने एक जुलूस निकाला सरकार के ख़िलाफ़। जब जुलूस निकाला तो जो वहाँ की फ़ोर्स थी, इराकी फ़ोर्स, वो सीरिया की फ़ोर्स, उसने पहली बार उन पर गोली चला दी। उस दिन 2 लोग मारे गए। अब ये जब 2 लोग मरे तो इसके बाद लोगों का गुस्सा और फूटा। अगले दिन इन 2 लोगों की लाश, उनका जनाजा लेके फिर शहर के लोग, जो देरा के लोग थे, ये बाहर निकलते हैं और इस बार भीड़ और ज़्यादा। और फिर जब वो निकलते हैं तो सीरियाई फ़ोर्स को लगता है कि ये कानून का उल्लंघन है। इसके बाद वो फिर गोली चलाते हैं, उसमें कई और लोग मरते हैं। अब जब ये मरते हैं, इसके बाद गुस्सा और फूटता है, फिर लोग बेलगाम हो जाते हैं। और इसके बाद अब उसमें यह था कि जो लोग घायल हुए या आर्मी की गोली से जिनको गोली लगती थी, वो अगर किसी हॉस्पिटल में इलाज करने जाते थे तो उनको अरेस्ट कर लेते थे ज़ख्मी में। तो लोग डर से हॉस्पिटल जाना छोड़ दिया। उन्होंने वो एक मस्जिद को टेम्प्रोरी, वहाँ के लोगों ने एक तरह से नर्सिंग होम बनाया और तमाम घायलों को वही लाला कर इलाज किया जाने लगा। लेकिन ये बात जब सीरियाई फ़ोर्स को पता चली तो उन्होंने उस मस्जिद पे अटैक कर दिया और वहाँ पत्थरबाजी कर दी। इससे लोग और भड़क गए। तब तक ये खबर नेट और बाकी चीज़ों के ज़रिए सीरिया के बाकी शहरों तक पहुँच गई। इन 4 बच्चों की, मुआविया की कहानी और बाकी दीवार पे लिखी हुई उस लाइन की कहानी। अब ये विरोध प्रदर्शन सिर्फ डेरा का नहीं रहा, बल्कि अब ये वहाँ से निकल कर अलेप्पो, लताकिया, होम्स, हमा, अल-हसाक, दीर अज़-ज़ेर, अरक्का, इदलिब, इसके अलावा जो राजधानी है सीरिया की दमिश्क, वहाँ तक पहुँच गई। अब धीरे धीरे एक तरफ उधर लीबिया, ट्यूनीशिया, अरब क्रांति की बातें तो पहले से मालूम थी। इधर एक चिंगारी मिल गई थी। एक बच्चे ने 7वीं क्लास के स्कूल की दीवार पर लिख दिया था कि अब आपकी बारी डॉक्टर असद। सूखे से लोग परेशान थे, बेरोज़गारी बेइंतहा थी, बड़ी तादाद में वहाँ पे नौजवान बेरोज़गार थे। उनको डेमोक्रेटिक राइट्स नहीं था, अपनी आवाज़ उठाने का राइट्स नहीं था। तो ये सारी चीज़ों ने मिलके इस एक डेरा से निकली हुई चिंगारी को और बढ़ा दिया और उसके बाद पूरे सीरिया में अब ये विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। ये फरवरी में इंसिडेंट हुआ है स्कूल का, मार्च में बच्चों को छोड़ते हैं, उसके बाद फिर पुलिस की गोली से मारे जाते हैं। लेकिन ये अभी तक चलता रहा था एक तरफा। अभी तक सीरियन आर्मी ही गोली चला रही थी और बेकसूर जो सीरिया के लोग वो मारे जा रहे थे। लेकिन अब धीरे धीरे सीरिया के हर शहर में ये इनकलाब, ये विद्रोह पहुंचता गया। 18 अक्टूबर 2011 ये पहली तारीख थी जब पहली बार फोर्स की बजाय अब आम सीरिया के लोगों ने आर्मी पे अटैक करना शुरू कर दिया। और इस दौरान क्या हुआ कि इस मार्च से लेकर अक्टूबर के बीच में जब इन बच्चों की कहानियां सामने आई और उसके बाद जगह जगह हर शहर में विरोध प्रदर्शन होने लगा, सीरियाई आर्मी के बहुत सारे लोग जो सीरियाई सरकार की नीतियों से, उनकी पॉलिसी से खुश नहीं थे, जो वाकई आज़ादी चाहते थे, अरब क्रांति की तरह वो भी चाहते थे यहाँ चुनी हुई सरकार हो, वो तय करें कि उनका प्रेसिडेंट कौन हो, उनका प्राइम मिनिस्टर कौन हो। तो एक बहुत बड़ी तादाद में सीरियाई आर्मी के जवान और अफसर उन्होंने बगावत कर दी और वो सीरियाई आर्मी छोड़कर अलग हो गए और वो आम लोगों के साथ जुड़े थे। उसके बाद पहली बार 18 अक्टूबर 2011 को इन तमाम लोगों ने मिलकर जब ऐसे ही अटैक हुआ तो इन्होंने वापस सीरियाई आर्मी पर अटैक कर दिया। बाकायदा गोलियां चली, उसमें कई सीरियाई आर्मी के लोग मारे गए। और उस दिन के बाद फिर ये हुआ, अभी तक भीड़ बस अलग अलग लोग लड़ रहे थे, इनका कोई लीडर, कोई अलग अलग गुट कुछ नहीं था। तो इसके बाद हुआ कि अब बदले की कार्रवाई होगी। तो उस अक्टूबर 2011 के बाद
जो सीरियाई आर्मी से बगावत करके लोग आए थे, उन्होंने पहली बार एक अपना एक गुट बनाया जिसका नाम रखा फ्री सीरियन आर्मी फोर्स, FSAF। तो जो सीरियाई आर्मी के लोग थे उन्होंने ही फ्री सीरियन आर्मी फोर्स बना लिया। और अब इसके बाद ये खूनी लड़ाई शुरू हो गई। अब इस लड़ाई में एक तरफ सीरिया की आर्मी थी, असद सरकार। इसके अलावा चूंकि यहाँ पे 2-3 चीज़ें और देखने की चीज़ है कि जब इराक वॉर चल रहा था तो बहुत सारे इराकी जो उस वक्त सिटीज़न थे उन्होंने आके रिफ्यूजी के तौर पे सीरिया में पनाह ले रखी थी। जब यहाँ पे ये लड़ाई शुरू हुई और चूंकि सीरिया में एक शिया बहुल सरकार थी, जो असद थे वो शिया थे, सुन्नी जो जिनकी मेजोरिटी ज़्यादा थी लेकिन वो सरकार में नहीं थे, तो ईरान की हमदर्दी सीरिया के साथ थी क्योंकि ईरान चाहता था कि यहाँ की जो शिया की हुकूमत है वो कायम रहे। तो इसलिए उसने असद सरकार की पूरी मदद करनी शुरू कर दी। न सिर्फ मदद करनी शुरू की पैसे से, बल्कि अपने जितने लड़ाके हैं, ये भी कहते हैं कि जो ईरान, लेबनान, इराक, अफ़गानिस्तान और यमन, यहाँ से हज़ारों की तादाद में जो शिया लड़ाके थे वो सीरिया पहुँच जाते हैं असद सरकार की मदद करने के लिए। तो अब एक तरफ सीरिया की मदद करने के लिए ईरान, लेबनान, इराक के शिया, अफ़गानिस्तान से शिया, यमन से शिया ये पहुँचते हैं। बाद में फिर रूस जो है, रशिया, वो सीरिया की मदद करता है। पुतिन और असद की अच्छी दोस्ती। तो अब ये एक तरफ, इधर असद जो है वो बयान दे देते हैं कि जो सीरिया में इस तरह के जो लोग लड़ रहे हैं सीरियाई आर्मी के ख़िलाफ़, ये विदेशी आतंकवादी हैं। तो वो एक तरह से अपने लोगों को वो देने के हमारे खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है, वो मानने को तैयार नहीं होते, बल्कि ये कहते हैं कि ये विदेशी आतंकवादी और इसलिए इनको उसी हिसाब से डील किया जाएगा। अब लड़ाई अभी तक सीरियाई आर्मी और फ्री सीरियन आर्मी के बीच में था, लेकिन जब बाकी के मुल्क कूद पड़ते हैं इसमें और बाकी मुल्कों के शिया कूद पड़ते हैं, तो इसके बाद फिर ये लड़ाई जो है, अब जो सीरिया का अपना इशू था जिसको सीरिया के अपने लोग, वहाँ की जनता और सरकार मिलकर निपटा सकती थी, वो अब सरहद के पार चली जाती है। इस दौरान में अब दूसरी तरफ जो फ्री सीरियन आर्मी के लोग थे, इनकी मदद ISIS जो बगदादी के लोग थे, चूँकि यहाँ ये भी देखें कि जो ISIS का सरगना अबू बगदादी है वो खुद सुन्नी, तो उसका भी यहाँ पे शिया और सुन्नी की लड़ाई में कूद गया वो। और उसने पहले जो IS बनाया था, इस्लामिक स्टेट, इसी सीरिया की लड़ाई के बाद उसने उसको ISIS कर दिया, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। तो बगदादी के ISIS के गुर्गे वहाँ पहुँच गए। इसके अलावा अलकायदा, अल-जवाहिरी ने बाकायदा ऐलान किया कि वहाँ पे पहुँचे और असद सरकार के ख़िलाफ़ आप लड़ाई लड़े, तो अलकायदा के सपोर्टर वहाँ पहुँच गए। देन सऊदी अरब ने, चूँकि ईरान जिधर होता है सऊदी अरब उधर कभी नहीं होता है, तो सऊदी अरब को मालूम था कि ईरान जो है वो असद सरकार की मदद कर रहा है, तो सऊदी अरब ने इन बागियों की मदद करनी शुरू कर दी, फ्री सीरियन आर्मी की, जाने अनजाने ISIS, अलकायदा के लोगों की। टर्की का ये था कि चूँकि जो असद की टीम, जो लोग सपोर्ट कर रहे थे, उसमें एक हिजबुल्ला भी था और हिजबुल्ला को टर्की में बैन कर रखा आतंकवादी संगठन के नाम पर। तो टर्की का अपना हित ये था कि ये हिजबुल्ला उनके साथ है, तो इसलिए ये असद के ख़िलाफ़ और रेबल के सपोर्ट में हो गया। इसके अलावा अल नुसरत फ्रंट और छोटे मोटे वहाँ के जो गुट थे। तो अब दो फाड़ हो गई, एक तरफ फिर बाद में लोगों के मरने का सिलसिला और विद्रोह शुरू हुआ, तो फिर अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस, इन लोगों ने भी, जो ये विद्रोही गुट थे, फ्री सीरियन आर्मी और ये तमाम लोग, इनके तरफ चले गए, असद के ख़िलाफ़ चले गए। तो अब पूरी तरह से सीरिया की लड़ाई दो खेमों में बढ़ चुका था और इस लड़ाई को हवा दे दी बाहरी ताकतों ने। अब एक तरफ असद की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन और इनके जॉइंट फोर्स ने वहाँ पे हमला शुरू किया। दूसरी तरफ ये जो विद्रोही थे, फ्री सीरियन आर्मी और बाकी के, उनको कुचलने के लिए असद सरकार की रशिया ने मदद शुरू कर दी। प्लेन स्ट्राइक हुआ, मतलब बम गिराने शुरू हो गए और फिर उन्होंने ये कहा कि हम तो आतंकवादियों पे हमले कर रहे हैं, लेकिन कायदे से इसमें आम लोग मारे जाने लगे। तो ये लड़ाई धीरे धीरे इतनी बढ़ती गई कि सीरिया में हालात ख़राब होते गए और इस हद तक ख़राब होते गए कि धीरे धीरे उनका एक एक करके जो शहर है
वो तबाह बर्बाद होता गया, क्योंकि एक तरफ अमेरिका जो है वो असद सरकार की जो फौज और सेना थी उसके ऊपर बमबारी कर रही थी, दूसरी तरफ रशिया जो है वो असद सरकार के जो दुश्मन थे, जो विरोध कर रहे थे, जिनके साथ आम लोग थे सीरिया के, उनके ऊपर उसने आसमानी कहर बरसाना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से जो नुकसान हो रहा था वो आमतौर पे सीरिया के आम लोगों का हो रहा था, सीरिया के शहरों का हो रहा था। मकान, घर, दुकानें सब उजड़ गईं, और किसी ने ये भी कहा था कि एक कंक्रीट स्केलेटन बन गया था उनके कई शहर, मतलब सीमेंट के कंकाल, कुछ बचा ही नहीं था। तो इसके बाद लड़ाई चलती रही दोनों तरफ से, और 2011 में शुरू हुई ये लड़ाई 2018 तक जारी थी। हालांकि बीच में बहुत सारे जगहों पे ISIS ने कब्जा कर लिया था, फिर वहाँ की फ्री सीरियन आर्मी ने कब्जा कर लिया था, लेकिन उसके बाद फिर धीरे धीरे इतनी ज़्यादा बमबारी हुई और रूस की मदद की वजह से असद सरकार ने वापस एक एक करके, फिर वो चाहे इदलिब हो, चाहे रक्का हो, चाहे होम्स हो, इन तमाम शहरों को वापस अपने कब्ज़े में लेना शुरू किया। लेकिन इस दौरान में बहुत सारे लोगों को अपनी जान बचाकर वहाँ से भागना पड़ा सीरिया छोड़कर। इस 7 साल की जंग में, जो गृह युद्ध एक तरह से कहें, उसमें सीरिया में जो यूनाइटेड नेशन का एक डेटा, हालांकि उन्होंने 2015 के बाद इसको अपडेट करना बंद कर दिया, तो मैं 15 के हिसाब से आपको बताऊं, करीब 5 लाख लोग मारे गए इस गृह युद्ध में। 15 लाख लोग जिस्मानी रूप से अपाहिज हुए, किसी के हाथ नहीं, किसी के बाकी चीज़ें। और इन 15 लाख में से 86,000 लोग ऐसे थे, 86,000, जिनके पैर नहीं, मतलब बम से उड़ गए, गोलियां लगीं, ऑपरेशन में कट गया। 70 लाख लोग, 70 लाख बेघर हो गए, और करीब 55 से 60 लाख लोग सीरिया छोड़कर जॉर्डन और दूसरी जगहों पे जाकर उन्होंने पनाह ली। ये पूरा फिगर है इस 6-7 साल के सीरियाई के गृह युद्ध का। और इसमें अब जो लेटेस्ट खबर है वो यही है कि लगभग ज़्यादातर हिस्सों पे वापस असद सरकार ने कब्ज़ा वापस पा लिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि वो जो उनका एक कॉन्स्टिट्यूशन है, इमरजेंसी वाली बात, वो इमरजेंसी हटाएंगे। लोगों को रोज़गार देने की भी बात भी हो रही है, और बाकी जो चीज़ें हैं वो भी करने की बात हो रही है। लेकिन इतने सारे सैंक्शन हैं सीरिया पे, चाहे वो UN से हो, अमेरिका से हो, बाकी यूरोपियन कंट्री से हो, और उनके तेल ख़रीदने तक पे बैन है। और अब तो ये है कि तेल अभी तक वो एक्सपोर्ट करते थे, अब शायद इंपोर्ट करना पड़े। लगभग सीरिया का एक बड़ा इलाका, आप उसे कहें कब्रिस्तान या शमशान में तब्दील हो चुका है। शहर है पर वहाँ लोग नहीं है, ज़िंदगी नहीं है। अपने ही मुल्क में कई सारे लोग जिनको बाहर जाने का मौका नहीं मिला, इतनी उनके पास सलाहियत नहीं थी, वो उन जगहों पे सीरिया में ही शिफ्ट कर गए जहाँ पे उनकी जान बच सकती है। और सीरिया की सरकार और विद्रोहियों के इस जंग में सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ वो सीरिया के आम लोगों को ही हुआ। और आने वाला इतिहास जो है इस 7 साल को हमेशा, मतलब कई लोग कहते हैं सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद शायद ये सबसे ख़तरनाक चीज़ हुई है, लेकिन जो एक लड़ाई आज़ादी को लेकर थी, वहाँ पे वो आज भी उन लोगों का ये मानना है कि इतना कुछ खोने के बाद अगर उन्हें अपना प्रेसिडेंट, अपना प्राइम मिनिस्टर चुनने की आज़ादी ना हो, वो कैसे जिएं उसकी आज़ादी ना हो, वो क्या खाएं क्या पिएं उसकी आज़ादी ना हो, तो फिर ऐसे जीने का मतलब नहीं है। और इसी सोच की वजह से वहाँ बहुत सारे लोगों ने अपनी जान कुर्बान की। तो पूरे 7 साल के सीरिया की ये जो कहानी थी, मैंने इसीलिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आप लोग जानते हैं, लेकिन एक 4 बच्चों ने 14 साल की उम्र, 7वीं क्लास ने कैसे इस रेवोल्यूशन को, इस क्रांति को जन्म दिया, मुझे लगा कि ये आपसे शेयर करना चाहिए था।